एक होटल का बड़ा सा कमरा, आईने के सामने शादी के सुर्ख लाल रंग के जोड़े में बैठी एक लड़की, दूध जैसा सफेद रंग, सुर्ख गुलाब की पंखुड़ी जैसी होंठ, नीली आंखें, लेकिन वो रोने की वजह से मुर्ख हो रही थी। हाथों में लाल रंग का चूड़ा। ये है रिधिमा ठाकुर। उम्र 19 साल, आंखें में ढेर सारे सपने और होंठों पर ढेर सारी शिकायतें। शिकायतें तो बहुत सारी है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिससे वह इन्हें कह सके। ऐसा नहीं है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, भरा पूरा परिवार है उसका, माँ बाप, छोटा भाई और एक बड़ी सी बहन। उससे ज़्यादा खुश नसीब तो उसकी बहन सीधी से ही कम से कम। उसकी शादी तो उस इंसान से हुई थी जिससे वह प्यार करती थी, लेकिन वो तो अपने प्यार के बारे में किसी को बता ही नहीं पाई। आज उसकी शादी है। शादी, वो भी इतनी सी उम्र में। इतनी जल्दी क्या थी माँ बाप को? मेरी शादी की वो भी ऐसे इंसान से जिसे मैं ठीक से जानती भी नहीं थी, बस एक नाम के अलावा, कबीर कपूर। हाँ, यही है वह इंसान जिससे उसकी शादी होने वाली है। कुछ ही घंटे बाद वह ठाकुर से कपूर बन जाएगी। बदल जाएगा उसका सरनेम, उसकी किस्मत और साथ ही साथ उसकी जिंदगी भी। नफरत, हाँ नफरत, बस एक यही फीलिंग है मेरे दिल में तुम्हारे लिए मिस्टर कपूर। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, वो भी इतनी ज़्यादा जितनी शायद किसी और से ना हो, किसी से भी। जिंदगी में हमेशा मैंने वो सब कुछ पाया जो मैंने चाहा, लेकिन तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं अपना सब कुछ खोने जा रही हूँ। प्यार करती हूँ मैं किसी और से, हाँ बहुत प्यार करती हूँ मैं, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैं अपने प्यार से भी दूर हो गई। नफरत करती हूँ मैं मिस्टर कपूर, तुमसे नफरत। और जब मैं तुम्हारी जिंदगी को अपनी नफरत के आग में इस तरह से जला दूंगी कि तुम मुझे खुद डिवोर्स दे देंगे और तैयार हो जाओगे। बहुत शौक है ना तुम्हें शादी करने का, अब तुम देखते जाओ कि यह शादी तुम्हारी बर्बादी कैसे बनती है। मेरी जिंदगी से सारी खुशियाँ छीन ली है ना तुमने, और अब मेरी बारी है। तुम्हारी जिंदगी जन्नम ना बना दी तो मेरा नाम भी सीधी ठाकुर नहीं। तभी उसकी बहन दरवाजे से अंदर आती है। सीधी, तू रो रही है क्यों? देख सीधी, अभी भी वक्त है। जाने मुझे क्यों लग रहा है कि तू इस शादी से खुश नहीं है। अगर तेरे दिल में कोई बात है तो मुझे तू बता दे। अगर तू यह शादी नहीं करना चाहती है तो मना कर दे, मैं जाकर मम्मी पापा को समझा दूंगी। लेकिन ज़बरदस्ती किसी भी रिश्ते में बंधना सही नहीं है, ना तेरे लिए और ना ही कबीर के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों के बिना एक दूसरे को देखे, बिना एक दूसरे से मिले शादी के लिए हाँ कैसे कर दी। तुम दोनों बस एक दूसरे के नाम जानने के अलावा एक दूसरे के बारे में और कुछ भी नहीं जानते हो। सीधी अपने आंसू पोंछकर, अरे मेरी प्यारी सी दीदी, आप यह कैसी बातें कर रही हो? अगर मुझे शादी नहीं करनी होती तो क्या मैं आज तक का वेट करती? मैं मम्मी पापा को कब का कह देती। और मैं यह भी अच्छे से जानती हूँ कि वह दोनों मुझे इस शादी के लिए ज़बरदस्ती नहीं करते। इसे आप मेरी टेंशन छोड़िए और जीजू की टेंशन लीजिए। अभी तक मैं उनसे ठीक से मिली भी नहीं हूँ। वो हाँ, कहीं किसी और के पीछे तो नहीं है, ध्यान रखिए उनका। सीधी उनके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए, सब समझाती हूँ मैं, मेरा ध्यान भटकाने के लिए कह रही हो ना यह सब। चल मान लेती हूँ तेरी बात, लेकिन फिर भी तेरी आंखों में आंसू क्यों है? रिधि, बात तो कुछ नहीं है, और आप सब कुछ छोड़कर जाने का ख्याल मन में आया तो आंसू खुद ब खुद आ गए। सीधी, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही दरवाजे से एक महिला अंदर आती है और वह कहती है, चलो बेटा, जयमाला का वक्त हो गया है। और वह उसे लेकर जाने लगती है। सीधी, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जाने मुझे क्यों शादी में कुछ अजीब सा लग रहा है। ममता, रिधि की माँ। सीधी, चुप हो जाओ, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। सीधी, लेकिन माँ आप एक बात तो सोचो कि इतने अमीर परिवार के लड़के ने बिना लड़की को देखे शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? यहाँ तक कि उसको शादी से पहले मिलने से भी मना कर दिया, और सगाई का भी कोई प्रोग्राम नहीं रखा गया। और इन सब की इतनी जल्दी में हो रहा है कि मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ। ममता,
सीधी मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी बहन की बहुत चिंता है, लेकिन हम भी उसके माँ बाप हैं। वह हमारी सगी बेटी है, कोई सौतेली नहीं, जो हम बिना सोचे समझे उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से कर देंगे जो उसके लिए ठीक नहीं है। तुम्हारे पापा कबीर को बहुत अच्छे से जानते हैं और एक बहुत ही शरीफ और नेक बच्चा है। इसीलिए इन सब बातों को छोड़ो और रिधि को नीचे लेकर आओ। सब इंतजार कर रहे हैं उसका। रिधि, मम्मा ये लहंगा बहुत भारी है। आपको क्या ज़रूरत है इतना भारी लहंगा लेने की, और ऊपर से योर ज्वेलरी। मुझे इन सब का बोझ नहीं बर्दाश्त हो रहा है। आप जानते हो ना, मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लेकिन आपको भी तो अपनी पूरी शान और शौकत दिखानी थी। और वो लड़का, वैसे तो उसे कोई रस्म नहीं करनी थी, फिर शादी ऐसे करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन ये अमीर लोगों के चौंचले ये लोग ही जाने। शादी अगर कोर्ट में कर लेते तो उनकी बेइज्जती थोड़ी ना होती। उस लड़के की तो सारी सही गलत बातें आपने मान ली, लेकिन क्या मेरी एक बात भी नहीं मान सकते थे क्या आप लोग? ममता, कोई समझाओ इस लड़की को, पागल हो गई है यो। और ये क्या वह लड़का लगा रखा है, कबीर नाम है उसका, होने वाला पति है वह तेरा। वो ज़रा इज्जत से बात करो उसके बारे में। कोई और लड़की होती तो खुशी से पागल हुई जा रही होती कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिल रहा है, शहर के सबसे अमीर परिवार में उसकी शादी हो गई है। लेकिन एक यो है जिससे खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। इतने बड़े घर में तेरी शादी हो रही है तो लहंगा तो तेरा भारी हो ही, और फिर कुछ हमारी भी तो रेपुटेशन है इस समाज में। चल अब जल्दी, और हाँ, संभल कर चलना। सीधी इसे लेकर चलो नीचे, इससे पहले यह लड़की मुझे पागल कर दे अपनी बातों से। रिधि अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ नीचे आती है। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ जाती है। सब उसे इस तरह मुंह फाड़ फाड़ देखते रहते हैं जैसे आज तक इन्होंने कोई सुंदर लड़की नहीं देखी हो। लेकिन उसे तो कोई नजर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर लंबा घूंघट तो डला हुआ था। वह धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ती है। रिधि अपने मन में खुद से बोलती है, हे भगवान, आज प्लीज मेरी इज्जत सबके सामने रख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि इस भारी भरकम लहंगे में उलझकर गिर जाऊं और सबके सामने मेरी इज्जत का फालूदा बन जाए। फिर वह स्टेज पर चढ़ जाती है। फिर जयमाला की रस्म भी हो जाती है। रिधि ने यहाँ तक कि अभी तक अपने होने वाले पति का चेहरा भी नहीं देखा था। वह उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, वो था बस उसका नाम। धीरे धीरे करके शादी की सभी रस्में निभाई जा रही थी। पहले उनके फेरे हुए, फिर 7 वचन, जो दोनों के लिए, जबकि रिधि ने अपने मन में कहा कि वह इन वचनों को कभी नहीं मानेगी। फिर कबीर ने सिंदूर से उसकी मांग भरी और फिर उसे एक प्यारा सा डायमंड का मंगलसूत्र पहनाया, जिसे देखकर यह मन ही मन बोली, यह मंगलसूत्र नहीं बल्कि मेरे लिए एक फांसी का फंदा है। कितनी घुटन हो रही है मुझे यहाँ। ना जाने कब यह सारी रस्में खत्म होगी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन आज मेरी बर्बादी का दिन बन। उसका दिल बार बार रोया जा रहा था और आंसू आंखों में से बह रहे थे। फिर विदाई का वक्त भी आ गया। रिधि के पापा ने उसे गले से लगाया और गले से लगाकर बहुत जोर से रो पड़ी। रिधि बहुत देर से खुद को कंट्रोल करे बैठी थी, लेकिन उसके पापा को इस तरह रोता देखकर वह भी जोर जोर से रो पड़ी। फिर वह अपनी माँ के गले लगी और फिर अपनी बहन से मिली। वह जोर जोर से रोए जा रही थी। कुछ तो अपने माँ बाप को छोड़ने का गम था और कुछ अपने प्यार को ना पा सकने का। वह आज तक एक ऐसे रिश्ते में बंध गई थी जिसे वह मानती भी नहीं थी। यह शादी सिर्फ और सिर्फ उसने अपने माँ बाप के लिए की थी, क्योंकि वह उन्हें सड़क पर नहीं देखना चाहती थी। फिर उसके पिता उसका हाथ कबीर के हाथ में देते हुए बोले, कबीर बेटे, मेरी बेटी मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अभी वो नादान है, नासमझ है। अगर वह कभी कोई गलती करे तो उसे डांटना मत, बल्कि प्यार से समझाना। वह बहुत ही सेंसिटिव है, प्लीज उसका ध्यान रखना। कबीर सीरियस टोन में, सर प्लीज आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। रिधि के पापा, यह तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उसका पूरा ध्यान रखोगे,
लेकिन क्या करूँ, हूँ तो एक बेटी का बाप ही ना। और मैं रिधि का पापा हूँ तो तुम्हारा भी तो पापा हुआ, इसीलिए मुझे सर नहीं पापा कहो। कबीर, जी पापा, यह कहकर उसने झुक कर रिधि के पापा के पैर छुए। आज पहली बार रिधि ने कपूर की आवाज़ सुनी थी। वो अपने मन में इतनी सख्त आवाज़ किसकी होती है, और उसने पापा से कितने कड़क आवाज़ में बात की। ऐसा लग रहा था जैसे अपने ऑफिस में किसी एम्प्लॉय को ऑर्डर दे रहा हूँ, मुझे अपना पर छोड़कर आज हमेशा के लिए किसी और के घर जाना है। आज तो मेरा मन कर रहा है कि जिसने यह रिवाज बनाया है, अगर वो एक बार मुझे मिल जाए ना, तो मैं उसका मुंह तोड़ दूं। फिर मेरी माँ ने आकर मेरा मुंह घूंघट से ढक दिया। मेरे पापा ने मुझे गाड़ी में बिठाया और फिर मेरे बराबर में आकर मेरे सो कॉल्ड पतिदेव बैठ गए। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जैसे ही गाड़ी चली, मेरा मन और तेज़ रोने का कर रहा था। वो मेरी आवाज़ किसी को ना सुनाई दे, इसीलिए मैंने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। अपने मन में, आई हेट यू मिस्टर कबीर कपूर, तुमने मेरे पापा को तो बर्बाद होने से बचा लिया, लेकिन उसकी वजह से मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे सब कुछ दिन छीन गए। कबीर एक कड़क आवाज़ में, इतना ज़्यादा रोने की क्या ज़रूरत है? तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे अपना घर नहीं बल्कि इंडिया ही छोड़कर जा रही हो। कबीर की आवाज़ कानों में पड़ते ही मैंने गुस्से से अपने आंसू पोंछ लिए और बोली, तुम्हें अपना घर हमेशा के लिए छोड़कर किसी अजनबी के घर में जाकर रहना पड़ता तो तुम्हें पता लगता। खाली पीली भाषण सुनाना बहुत आसान होता है। कबीर अपनी एक भौं को ऊपर उठाकर, अजनबी? तभी ड्राइवर बोला, अरे वाह भाभी जी, बोलती भी हो आप। मुझे तो लगा था कि यह गूंगी है। अपने बारे में ऐसा सुनकर रिधि को गुस्सा आ गया और वह गुस्से से बोली, ड्राइवर हो ना तो चुपचाप से गाड़ी चलाओ। तब उसने गाड़ी रोकी और अपना सिर पीछे करके बड़े ही नाटकीय अंदाज में बोला, सॉरी भाभी जी, मैं आपके पति का कोई ड्राइवर नहीं हूँ। मैं हूँ कुणाल। कुणाल, आपका इकलौता देवर, यानी कि आपके पति का इकलौता छोटा भाई। अभी आप हमारी फैमिली से किसी को नहीं जानती, लेकिन धीरे धीरे सब जान जाओगी। लेकिन इस सब में आपकी भी कोई गलती नहीं है। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी को कुछ समझने का वक्त ही नहीं मिला। कबीर अपनी कड़क आवाज में बोला, कुणाल, चुपचाप गाड़ी चलाओ, और हाँ, सड़क पर ही खड़े रहने का कोई इरादा नहीं है मेरा। उसकी आवाज़ सुनते ही रिधि के मन में एक ही शब्द आया, खड़ूस, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और अपने मेहंदी लगे हाथों को देखने लगी और चुपचाप सिर झुकाकर बैठी रही।